साल 2071, 2011 और आखिर में 1981, ये 3 टाइमलाइन एक साथ एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। कहानी ऐसे ही एक अजीबोगरीब घर की, जिसमें जितने भी परिवार जब भी कभी रहने आए हैं वे सब के सब रहस्यमय कारणों से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद इस घर को ही शापित कहा जाने लगा। मगर इस घर की सच्चाई कोई नहीं जानता, जिसमें समय खुद एक डायमेंशन के रूप में काम करता है। अब वो कैसे, चलिए जानते हैं इस हॉरर और मिस्ट्री से भरी जबरदस्त कहानी में। कहानी की शुरुआत साल 1981 से होती है, जहां एक पुराने घर में डेजी अपनी फैमिली के साथ रहती है। अब डेजी की फैमिली में उसके 2 बेटे हैं, जहां बड़े बेटे का नाम रियो और छोटे बेटे का नाम रोड्रिगो है। और आखिर में डेजी का पति जुआन। 4 लोगों का ये परिवार एक पुराने घर में रहता है। अब इस पुराने घर का इतिहास काफी अजीबोगरीब किस्म का रहा है। दरअसल इस घर में पिछले जो भी परिवार रहते आए हैं उनके कई सारे मेंबर्स यहाँ गायब हो जाते हैं, और पूरे टाउन के लोगों का मानना है कि ये घर शापित है, इसलिए ये घर कई सालों तक बंद पड़ा रहा। और आखिर में इसे जुआन ने काफी सस्ते दामों पर खरीद लिया। अब जुआन ने इसे इसलिए खरीदा क्योंकि इनके परिवार की आर्थिक हालत काफी खराब है। जुआन के पास अक्सर काम नहीं होता, जिससे कई बार इस परिवार को भूखे तक रहना पड़ता है। और इसी की वजह से अक्सर जुआन और डेजी के बीच लड़ाई भी होती रहती है। दोनों की ही मैरिड लाइफ भी काफी खराब चल रही है, क्योंकि जुआन काफी शॉर्ट टेम्पर्ड है और बहुत जल्दी गुस्सा होता है। लेकिन दूसरी ओर दोनों भाई लियो और रोड्रिगो दोनों काफी घुल मिल कर रहते हैं, साथ में खेलते कूदते हैं। यहाँ इन बच्चों के ग्रुप में एक सराय नाम की लड़की भी है, जो कि रोड्रिगो की अच्छी दोस्त है। और रोड्रिगो सराय को एक गोल्डन बॉल गिफ्ट करता है, जो कि रोड्रिगो की माँ ने उसे दिया था। वहीं लियो का भी एक बेस्ट फ्रेंड है, मारियो। दोनों ने एक सीक्रेट हैंडशेक बनाया है, जो कि सिर्फ वे दोनों ही इस्तेमाल करते हैं। अब मारियो, सराय और सराय को दी गई वो गोल्डन बॉल आगे जाकर ये तीनों ही काफी इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। वहीं दूसरी ओर डेजी की चूंकि अपने पति जुआन से ज्यादा नहीं बनती, तो वो जब भी अकेली होती या फिर दुखी होती, वो अपने एक सीक्रेट बॉक्स खोलती है, जिसमें एक चिट्ठी है। और ये चिट्ठी डेजी के एक्स बॉयफ्रेंड की है। दरअसल इस चिट्ठी में एक बहुत बड़ा राज है। डेजी का बड़ा बेटा लियो जुआन का बेटा नहीं है, बल्कि वो डेजी के एक्स बॉयफ्रेंड का बेटा है, जो कि एक बीमारी से मर गया था। मगर ये सच्चाई आज तक भी डेजी ने जुआन से छिपाई हुई है कि लियो उसका सगा बेटा नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उसकी शादी खराब हो। और ऊपर से जुआन काफी शॉर्ट टेम्पर्ड भी है, तो जब जब डेजी अकेली होती है, वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड की आखिरी चिट्ठी पढ़कर उसे याद करती है। अब ऐसे ही एक रात जुआन घर आता है, जहां पैसों की कमी को लेकर डेजी और जुआन में लड़ाई हो जाती है, और इससे गुस्सा होकर जुआन घर से निकल जाता है। अब घर पर सिर्फ डेजी अपने कमरे में थी और लियो और रोड्रिगो अपने कमरे में थे। अब कुछ ही देर में इस परिवार के साथ आज रात पहली बार वो होने वाला था, जिसके बारे में लोग सालों से इस घर के बारे में बात कर रहे हैं। जब डेजी अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसके दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। डेजी उसे देखने दरवाजे पर जाती है, मगर वहां कोई नहीं था। और जैसे ही वो मुड़ती है, कोई पीछे से उसे धक्का देता है। यहाँ डेजी को लगने लगता है कि वहां कोई चोर आ गया है, तो वो भागकर कैंची लाती है उसे मारने के लिए। मगर बाहर फिर से दरवाजे पर कोई नहीं था। यहाँ से डेजी भागकर बच्चों के कमरे में उन्हें देखने जाती है, मगर अंदर जाने पर सिर्फ लियो के अलावा वहाँ कोई नहीं था। वहीं छोटा रोड्रिगो भी अपने कमरे में सो रहा था कि तभी उसे वहाँ कोई आता हुआ दिखाई देता है, और वो डर के मारे कंबल ओढ़ लेता है, जिसके आर पार उसे किसी की परछाई भी दिखाई देती है। यहाँ से अब डेजी भी वहाँ आ जाती है, जहाँ रोड्रिगो डरा हुआ बैठा हुआ था। यहाँ से सुबह होते ही डेजी पुलिस को बुला लेती है। उसे लगता है कि यहाँ कल रात को कोई चोर घुसे थे। अब पुलिस छानबीन के बाद उन्हें बताती है कि उन्हें किसी भी बाहरी आदमी के यहाँ आने के सबूत नहीं मिले हैं। और इसके अलावा भी दरअसल आसपास के लोगों को लगता रहा है कि ये घर हॉन्टेड है, और जो भी यहाँ रहता है उसके साथ ऐसी घटनाएं अक्सर देखी गई हैं, सो आप लोगों को ये घर छोड़ देना चाहिए। मगर जुआन कहता है कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं है, तो वो अपने परिवार को कहाँ रखेगा, और ये जरूर आसपास के लोगों की शरारत होगी उन्हें डराने के लिए। अब इसके बाद पुलिस के जाने के बाद लियो डेजी के पास अकेले आता है और बताता है कि दरअसल कल रात को उसके कमरे में एक अजीब सी औरत आई थी, जिसने उसे एक नोट दिया है
और ये नोट उसने आपको देने को कहा था। अब हैरान और परेशान डेजी नोट में जो भी लिखा पाती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें लिखा हुआ था कि अगले 3 दिनों तक दोनों बच्चे लियो और रोड्रिगो को एक दूसरे से दूर रखना है और इन्हें साथ में नहीं खेलने देना है। वहीं डेजी का पति जुआन उनके बड़े बेटे लियो को जान से मारने की कोशिश करेगा, तो लियो को जुआन से कहीं दूर भेज देना है। अब डरी हुई डेजी यही नोट जुआन को भी दिखाती है। यहाँ जुआन कहता है कि ये सब बकवास है, वो भला अपने ही बेटे को क्यों मारेगा और उन्हें दोनों बच्चों को भी दूर क्यों रखना है। यहाँ वो आगे कहता है कि ये नोट जरूर किसी का भद्दा मजाक है जो कि आसपास के लोगों ने उन्हें डराने के लिए किया होगा, तो उन्हें इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब काश कि इन दोनों ने इस नोट को सीरियसली ले लिया होता, क्योंकि अगले ही दिन जब लियो और रोड्रिगो बेसबॉल खेल रहे थे तब गलती से लियो जो कि बड़ा था वो तेजी से एक शॉट खेलता है और वो गेंद सीधे जाकर रोड्रिगो के सिर में लगती है, जिससे वो एक पत्थर पर जा गिरता है और वहीं दम तोड़ देता है। यानी कि उस नोट की पहली भविष्यवाणी सच साबित हुई है। दोनों ही जुआन और डेजी अपने बेटे की मौत से काफी दुखी थे। जहां डेजी अब समझ चुकी थी कि वो नोट और उसकी भविष्यवाणी दोनों सच साबित हुई हैं, यानी कि दूसरी भविष्यवाणी भी कभी भी सच हो सकती है। तो वो घर जाते ही जुआन से कहती है कि वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है और वो अपने बेटे लियो को भी उसकी सेफ्टी के लिए अपने साथ लेकर जाएगी। मगर जुआन कहता है कि वो कभी भी अपने बेटे को चोट नहीं पहुंचाएगा और उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी उनमें कई बार झगड़े हो चुके हैं मगर कभी भी बात डिवोर्स तक नहीं पहुंची है। अब डेजी को समझाकर जुआन अपने कमरे में आ जाता है, मगर यहाँ अब उसे इस बार डेजी के एक्स बॉयफ्रेंड की वही चिट्ठी अनफॉर्चुनेटली मिल जाती है, जिसमें डेजी और लियो का वही राज लिखा हुआ था कि वो डेजी के पुराने बॉयफ्रेंड का बेटा है। अब ये सच जानने के बाद जुआन के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, यानी कि इतने सालों से वो जिसे अपना बेटा मानता आ रहा था वो उसका बेटा था ही नहीं और डेजी ने उससे इतना बड़ा धोखा किया है। इसके अलावा लियो ने उसके असली बेटे रोड्रिगो को भी जान से मार दिया है। अब तो जुआन ये जानने के बाद गुस्से में हो उठता है और वो लियो को मारने के लिए चाकू तक उठा लेता है। यहाँ डेजी ये देख लेती है और उसे समझाने लगती है कि वो उसे सच्चाई बता देना चाहती थी, मगर जुआन को कोई दुख ना हो इसलिए कभी बता नहीं पाई। मगर जुआन का गुस्सा अब उसके काबू में नहीं था और वो पहले डेजी पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और फिर लियो को मारने के लिए उसके पीछे पीछे बेसमेंट में चला जाता है। वहीं डेजी को अब होश आता है। वो समझ गई थी कि उसी नोट की दूसरी भविष्यवाणी भी अब सच होने जा रही है, तो वो अपने बेटे को बचाने के लिए नीचे बेसमेंट में भागती है। लेकिन यहाँ तो उसे कुछ और ही शॉकिंग देखने को मिलता है। यहाँ जुआन मरा हुआ पड़ा था, जिसके सीने में किसी ने चाकू मारकर उसकी जान ले ली थी। डेजी डर जाती है कि ये किसने किया, मगर वो अपने बेटे लियो को ढूंढने लगती है और उसे वो एक गेट के पास खड़ा हुआ मिल भी जाता है, जो कि काफी सहमा हुआ था। अब वो उसे कुछ भी बता पाता उसके पहले ही उसे पीछे से कोई अंधेरे में खींच लेता है। डेजी भागकर उसे देखने भी जाती है, मगर अब वहाँ कोई नहीं था। लियो अचानक से गायब हो चुका था। अब पुलिस आती है और वे डेजी को दोषी मानते हुए गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें चाकू से डेजी के ही फिंगरप्रिंट मिलते हैं। मगर डेजी के अनुसार तो उसने उस चाकू को छुआ तक नहीं था, तो उस पर उसके निशान कैसे आए, अब ये राज हमें आगे पता चलेगा। अब डेजी को दोषी मानते हुए उसे 30 साल तक जेल की सजा दी जाती है। अब डेजी की यहाँ से जिंदगी पूरी तरह से नरक बन चुकी थी। पहले उसका छोटा बेटा मारा गया, फिर पति को मारने के झूठे इल्जाम में वो 30 साल तक जेल में रहेगी और उसका बड़ा बेटा लियो मिसिंग हो गया है। अब ऐसे ही 30 साल गुजर जाते हैं, जहां अभी साल 2011 आ चुका है। डेजी अब बूढ़ी हो चुकी है, जहां उसकी सजा तो पूरी हो चुकी है, मगर उसे अभी भी कई सालों तक अपने पुराने घर में ही हाउस अरेस्ट पर रहना होगा। डेजी घर आती है और अपने इस मनहूस घर को देखती है जिसने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। अब कुछ दिन घर में रहते ही फिर से 30 साल पहले वाली घटनाएं फिर से होने लगती हैं। कभी दरवाजे पर किसी की आहट होना और एक बार तो उसे शीशे पर कई बार 11 लिखा हुआ मिलता है। अब इस 11 के नंबर का कहानी में आगे बहुत महत्व होने वाला है। अब ये सब तो हो ही रहा था
कि एक दिन डेजी को एक अजीब सा बूढ़ा आदमी भी घर के बेसमेंट में दिखाई देता है, जिसके बाद वो अचानक से गायब हो जाता है। अब डेजी डरकर फिर से पुलिस को बुलाती है, मगर फिर से पहले की तरह घर में ना तो किसी के बाहर से आने के सबूत थे और ना ही कोई निशानी। तो फिर से डेजी कुछ नहीं कर पाती। वो अब धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी थी, क्योंकि पिछले 30 सालों से वो अकेली रही थी। उसने उस गुनाह की सजा भुगती जो कि उसने कभी किया ही नहीं, वो भी अपने एक बेटे के गायब होने के दुख के साथ। अब एक दिन एक पादरी डेजी के पास आता है और कहता है कि वो उनकी मदद करना चाहता है। दरअसल वो कई सालों से इस घर पर रिसर्च कर रहा है और वो मानता है कि इस घर में जितने भी लोग गायब हुए हैं उनके पीछे सुपरनैचुरल से ज्यादा कोई वैज्ञानिक घटना जिम्मेदार है। मगर उसे जानने के लिए डेजी को उसे सब कुछ बताना होगा। अब डेजी उसे सब कुछ बताने लगती है और घर का बेसमेंट भी दिखाती है, जहां उसका बेटा लियो 30 साल पहले मिसिंग हो गया था। अब वो पादरी पिछले 100 सालों का इस घर का पूरा इतिहास खंगालने लगता है, जिसमें शुरू में 100 साल पहले जब ये घर बनाया गया था तब उसमें रहने वाला पहला परिवार गायब हो गया। फिर उनके बाद जो परिवार यहाँ रहने आए सब के सब कैसे न कैसे करके गायब होते चले गए, जिनका फिर कभी कोई भी नामो निशान नहीं मिला। यानी कि घर में कुछ तो है। अब इसी रिसर्च के दौरान अचानक से उसका ध्यान कैलेंडर पर जाता है कि आज 11 तारीख है और समय भी 11:11 हो रहे हैं। और डेजी के अनुसार उस शीशे पर भी 11 कई बार लिखा हुआ था, यानी कि वो 11 की संख्या तारीख और समय की ओर इशारा था। और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। उस पादरी ने फाइनली ये पता कर लिया था कि इस घर में लोगों के अचानक से गायब होने का कारण क्या है। दरअसल ये घर हॉन्टेड नहीं है, बल्कि ये घर एक टाइम मशीन के जैसे काम करता है, जो कि एक निश्चित समय आने पर अचानक से घर के अंदर मौजूद किसी भी व्यक्ति को किसी और टाइम में टेलीपोर्ट कर देता है। यानी कि यहाँ रहने वाले सभी लोगों के साथ ऐसे ही हुआ होगा। और लियो भी 30 साल पहले जब गायब हुआ था वो तब किसी और समय में टेलीपोर्ट हो गया। अब यहाँ से पादरी यही सब डेजी को भी समझाता है और यह भी बताता है कि आज भी 11 तारीख है और शायद से रात के 11 बजते ही फिर से ये घर डेजी को किसी और टाइम में टेलीपोर्ट कर देगा। तो डेजी को इस घर से बाहर चले जाना चाहिए, मगर डेजी घर से बाहर जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि क्या पता वो उस समय में चली जाए जहां उसे लियो मिल जाए। वो अपने बेटे लियो को ढूंढना चाहती थी। और अब रात के 11 बजते ही ठीक ऐसा ही होता है और डेजी टाइम ट्रेवल करके साल 1981 की उसी रात को आ जाती है, जो कि कहानी की शुरुआत में दिखाई गई थी। और यहाँ से आगे आप पाएंगे कि जो कहानी की शुरुआत में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी उनका असली राज क्या है। यहाँ उस रात यंग डेजी के दरवाजे पर खटखटाने वाली बूढ़ी डेजी ही थी और उसने उसे धक्का इसलिए मारा था क्योंकि बूढ़ी डेजी की याददाश्त अब कम होने लगी है। उसके बाद वो जल्दी से यहाँ से लियो के कमरे में जाती है और उसे एक पेपर पर सब कुछ लिखकर दे देती है, जिससे कभी उसके परिवार के साथ बुरा ना हो। और ये वही नोट है जो कि कहानी की शुरुआत में लियो ने यंग डेजी को दिया था, ये कहते हुए कि ये नोट उसे एक अजीब सी औरत ने दिया है। दरअसल ये अजीब औरत बूढ़ी डेजी ही थी, जो कि टाइम ट्रेवल करके वहां आई थी और वो चाहती थी कि यंग डेजी अपने बच्चों को बचा ले। मगर उसे पता नहीं था कि उसके नोट देने का कोई फायदा नहीं है। उसका ये नोट लिखकर चेतावनी देना दरअसल टाइमलाइन का हिस्सा है, यानी कि प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स, जिसके अनुसार जब जब जो होना है उसे आप टाइम ट्रेवल करके रोक नहीं सकते, बल्कि टाइम ट्रेवल करके आप उसे पूरा होने में मदद करते हैं। अब नोट देते ही बूढ़ी डेजी वापस से फिर से 2011 में टेलीपोर्ट हो जाती है, जो कि उसकी ओरिजिनल टाइमलाइन थी। अब वो फिर से अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में वापस क्यों आई इसका किसी को भी नहीं पता, क्योंकि इस घर में टाइम अलग तरह से काम करता है जिसे कोई भी समझ नहीं पाता। मगर फिर रोड्रिगो के कमरे में कौन गया था? दरअसल वहां गया था भविष्य से आया हुआ लियो, जिसे कि पता ही नहीं था कि उसने टाइम ट्रेवल किया है। वो रोड्रिगो को अपने सामने जिंदा देखकर काफी रोने लगता है, क्योंकि उसी के हाथों वो भविष्य में मारा जाएगा। अब वो उसे गले लगाते हुए कहता भी है कि आने वाले कुछ दिनों में उसे लियो के साथ नहीं खेलना है, लेकिन उससे आगे वो उसे कुछ भी बता पाता इसके पहले ही वो अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में टेलीपोर्ट हो जाता है।
जब उसका पिता उसे मारने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी ओर 2011 में वापस आते ही अब बूढ़ी डेजी को वहीं बूढ़ा आदमी मिलता है और इस बार वो उससे बात करता है और कहता है कि अभी तुम्हें समय में और पीछे जाना है। अब डेजी उससे पूछती है कि तुम कौन हो, और यहाँ से वो बूढ़ा आदमी उसे अपना नाम बताता है और ये नाम सुनकर डेजी हैरान रह जाती है। दरअसल ये बूढ़ा आदमी खुद को लियो बताता है और कहता है कि वो साल 2071 से यहाँ 2011 में इसी घर की वजह से टाइम ट्रेवल करके आया है। अब यहाँ से बूढ़ा लियो डेजी को उसकी समय यात्रा के बारे में बताता है जो कि वो कुछ ही देर में करने वाली है और उसे वहाँ 2 काम करने हैं। पहले तो उसे 2081 में जाते ही छोटे लियो को जान से मरने से बचाना है जिसे कि जुआन बेसमेंट में मारने वाला है, और वहाँ उसे एक चाकू से खुद जुआन को मारना है और फिर 1981 से लियो को लेकर यहाँ 2011 में लाना है। अब इसका कारण ये है कि लियो को भी उसके असली पिता की तरह ही काफी खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से डेजी का एक्स बॉयफ्रेंड भी मारा गया था। अब वही बीमारी जीन्स के कारण लियो में भी है और उस बीमारी का इलाज सन 1981 के समय में था ही नहीं, लेकिन अब 2011 के साल में है, तो उसे लियो को बचाने के लिए यहाँ इस टाइमलाइन में उसे किडनैप करके लाना ही होगा। अब इतने में ही डेजी फिर से टाइम ट्रेवल करके 1981 की उसी रात को आ जाती है जब जुआन लियो को बेसमेंट में जान से मारने ही वाला था, लेकिन अब बूढ़ी डेजी पहले ही जुआन को चाकू से मार डालती है और यहाँ से वो समझ पाती है कि क्यों उस समय चाकू पर डेजी के ही फिंगरप्रिंट मिले थे जबकि उसने चाकू को छुआ तक नहीं था, क्योंकि जुआन को मारा तो था डेजी ने ही मगर उसके भविष्य के वर्जन ने, यानी कि यंग डेजी ने जो 30 सालों की सजा भुगती वो बेवजह नहीं निकली, उसने बस सजा पहले भुगत ली और गुनाह बाद में किया, यानी कि यहाँ भी पैराडॉक्स। और दूसरी ओर वो बूढ़ी डेजी ही थी जो कि अचानक से पीछे से लियो को पकड़ लेती है और बेसमेंट से ही साल 2011 में ले आती है ताकि यहाँ उसकी बीमारी का इलाज हो सके। अब साल 2011 में आने के बाद डेजी उसी पादरी को बुलाती है और बताती है कि वो समय में पीछे गई थी और लियो को बचाने के लिए उसे यहाँ लाना पड़ा और इसीलिए लियो 30 साल पहले गायब हो गया था। दरअसल वो गायब नहीं हुआ बल्कि उसे बूढ़ी डेजी उसकी जान बचाने के लिए भविष्य में ले गई थी। अब यहाँ से एक और राज खुलता है। दरअसल ये पादरी कोई और नहीं लियो का बचपन का दोस्त मारियो ही है और अब वे भी पहले जैसा हैंडशेक करते हैं जो सीक्रेट हैंडशेक उन्होंने कभी बचपन में बनाया था। अब इस समय में एक तो डेजी काफी बूढ़ी थी और वो हाउस अरेस्ट पर भी है, तो वो लियो का इलाज करवाने के लिए उसे बाहर नहीं ले जा सकती। तो वो लियो को मारियो को सौंप देती है कि वो इसे किसी ऐसे पेरेंट को अडॉप्ट करवा दे जिसे कि बच्चे की जरूरत हो और उन्हें लियो का इलाज भी करवाना होगा। अब मारियो लियो को लेकर बाहर आता है जहाँ एक औरत लियो को अडॉप्ट करने को रेडी थी और जैसे ही वो लियो को देखती है वो चौंक जाती है और यहाँ से एक और ट्विस्ट आता है। दरअसल ये औरत कोई और नहीं वही सराई है जो कि बचपन में कभी लियो का चाइल्डहुड क्रश थी। अब वही सराई जिसे कभी लियो पसंद करता था अब वही उसकी पेरेंट बनकर उसे पालने वाली है और दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। जहां सराय के गले में आज तक भी वो गोल्डन बॉल है जो कि बचपन में उसने उसे गिफ्ट में दी थी और इसी के साथ ही अजीबोगरीब कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो इतनी वियर्ड और दिमाग को उलझा देने वाली मूवी को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है क्योंकि मूवी में सारी ही घटनाएं और टाइम लाइन्स पैरेलल दिखाई जा रही थी, मगर फिर भी मुझसे कुछ भी मिस हो गया हो या आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।